तो आज का हमारा टॉपिक है मगधन एम्पायर, मगध साम्राज्य की आज हम बात करने वाले हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वीडियो नंबर 18 है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के इसके पहले 17 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अब ये जो वीडियो नंबर 18 है, ये चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो चैप्टर 4 है। इसके पहले 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। एक हमने कवर किया हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, और तीसरा टॉपिक था हमारा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं मगध एम्पायर की। तो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अपने को पता है जब हमने ऋग वैदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड के बीच में डिफरेंस देखा था, तो ये बात पता चल गई थी कि लैटर वैदिक पीरियड में जो किंग है उसने रेगुलर आर्मी डेवलप कर ली है, यानी कि इंडिया के हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ का जो एरिया है ये वाला, ये अर्ली वैदिक से रिलेटेड हो गया, और ये वाला जो पार्ट है यूपी बिहार वाला, ये लेटर वैदिक से। और लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ रेगुलर आर्मी और ब्यूरोक्रेसी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। टैक्स लेना कंपलसरी कर दिया जाता है, टैक्स देना कंपलसरी कर दिया जाता है, यानी कि टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया गया। तो इस वजह से यहाँ अब जो टेरिटरी है, यानी कि जिस क्षेत्र पे जिस एरिया में लोग रहते हैं उसके प्रति उनका लगाव हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से बनेंगी तो अब जो जहाँ रह रहा है उस जगह के प्रति उसमें एक लगाव हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो लैंड है उसका भी इम्पोर्टेंस हो जाएगा, और लैंड का जब इम्पोर्टेंस हो जाएगा तो अब फिर यहाँ पे जो भी ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप थे जो जिनको कि हम फिर बाद में कलेक्ट होते होते वो जनपद बनने लग गए, तो अब वो ये चाहेंगे कि हम अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार करें। और अब यहाँ से होता है स्ट्रगल। जब क्षेत्र विस्तार करने की ये सोचेंगे तो क्षेत्र विस्तार करने के लिए बाकी लोग भी सोच रहे हैं, तो इस तरह से होगा टकराव, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है मगध एम्पायर। तो टकराव होता है, 16 महाजनपदों की जानकारी बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट हैं उससे मिलती है। तो इन 16 महाजनपदों में बाद में जाकर के सबसे ज़्यादा पावरफुल बनता है मगध। तो इसीलिए हमारा ये टॉपिक हम किस पे बात करने वाले हैं, मगध पे बात करने वाले हैं। तो देखिए बात क्या है कि 6th सेंचुरी बीसी में जब ये लोग गंगा यमुना के तट पे पहुँचे, गंगा यमुना की जो नदी के बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र है वहाँ जब ये पहुँचे तो इन्होंने आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया। और आयरन का जब यूज़ करना स्टार्ट किया, ईस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है या वेस्टर्न बिहार वाला जो रीजन है, वहाँ जब आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया तो इससे इनको जंगलों की कटाई के बाद एक बड़ा एरिया मिल गया जहाँ पे ये खेती कर सकते थे। तो इस तरह से क्योंकि ज़मीन बहुत जो उपजाऊ थी, तो जो खेती करेंगे तो उससे बहुत सारा इनको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल जाएगा खेती करने से। और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिल जाएगा तो जिसको कलेक्ट किया जाएगा टैक्स के रूप में, जो हेड होगा, जो राजा होगा। तो इस प्रकार से उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से ये अपना क्या बनाएंगे, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे। यानी कि जब अब कुछ लोगों के पास कुछ करने को है नहीं क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है, तो अब वो जो लोग हैं जिनके पास कुछ करने को नहीं, वो कुछ दूसरे काम में अपना फोकस करेंगे। तो दूसरा काम क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, मिलिट्री वाला हो सकता है, और भी दूसरे कुछ क्रिएटिव काम हो सकते हैं, इकोनॉमी वाले। तो इन सब में फिर इनका ध्यान जाएगा। तो लोगों का जैसे कि मैंने बताया कि अब सारा ध्यान इस पे था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर ली जाए, ज़मीन हथिया ली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें ज़मीन पे ही निर्भर है, वहीं से इनको भोजन मिल रहा है। तो इसलिए ये किसी भी कीमत पे अब ज़मीन को अपना विस्तार करना चाहते हैं। और इसके लिए फिर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, उनके साथ हो जाएगा इनका स्ट्रगल। इस टाइम तक लोगों का अपने जिस वो कास्ट से या क्लैन से बिलोंग करते हैं उससे ज़्यादा उनका जो लगाव था वो जनपद के लिए हो गया। इसको ऐसे कहा जा सकता है
कि किसी का अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा अगर अपने वो किस स्टेट से बिलोंग करता है या किस नेशन से बिलोंग करता है वहाँ से अगर लगाव हो जाए, ये वैसी ही बात हो गई। अब इस टाइम पे सोडस महाजनपद यानी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहाँ कहाँ से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे एक सोर्स है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का नाम पहले भी आ चुका है। अंगुत्तर निकाय क्या है, जो बौद्ध साहित्य है सुत्त पिटक का ये हिस्सा है। सुत्त पिटक का हिस्सा है अंगुत्तर निकाय। और इसी तरह से जैन साहित्य है भगवती सुत्त, तो भगवती सुत्त में भी इसका वर्णन आता है। यानी कि 16 महाजनपदों की जानकारी इतिहास के रूप में कहाँ से हमको मिल रही है, तो एक तो अंगुत्तर निकाय से मिल रही है और दूसरा भगवती सुत्त से मिल रही है। फिर इन 16 महाजनपदों में 4 जनपद थे जो कि काफ़ी पावरफुल थे। इन 4 का आपको नाम याद रखना है। एक था मगध, फिर एक था वत्स, फिर इसके बाद अवंती के बाद कौशल। आपको इनका नाम याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इनके जो रूलर्स थे, प्रोमिनेंट रूलर्स, वो कौन कौन से थे। तो एक हो गए बिंबिसार, एक हो गए उदयन, एक प्रद्योत, उसके बाद महासेन, प्रसेनजीत, ये सब। तो अब एक बार हम ये जो 16 महाजनपद है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो जनपद हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। जिसकी हमने बात की पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मगध, राजगृह इसकी राजधानी मगध। मगध के बाद आप यहाँ वत्स को देख सकते हैं, ये रहा वत्स। फिर आप वत्स के बाद यहाँ आप अवंती देख रहे हैं, ये रहा अवंती वाला। अवंती के बाद आप यहाँ देखिए कौशल देख सकते हैं ये। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मत्स्य, जैसे कि सूरसेन, जैसे कि चेदी, जैसे कि अंग। इन सब का क्योंकि आगे नाम आने वाला है, जैसे कि पांचाल, जैसे कि कुरु। तो ये कुछ और भी 16 महाजनपदों में से जनपद हो गए। अब तो इनमें आपको 4 की लोकेशन तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी ही चाहिए। ये कौन कौन सी हैं, तो मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया और अवंती हो गया। इन 4 की लोकेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखिए एक नाम और आपको याद रखना है, एक नाम और याद रखना है, और वो नाम है वज्जी। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट, वज्जी। तो वज्जी जो था, इसमें ये रिपब्लिकन स्टेट था, ये गणतंत्रात्मक, यहाँ गणतंत्र था, यहाँ मोनार्कियल सिस्टम नहीं था, राजशाही व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यहाँ कैसा था, गणतंत्र व्यवस्था थी। और इस गणतंत्र में 8 क्लैंस थे जो कि एक तरह से रूल किया करते थे। और इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल था वैशाली। इसकी राजधानी क्या है, वैशाली। और ये जो 8 मैंने आपको बताया कि 8 यहाँ पे क्लैन थी, 8 कुल थे। उन कुलों में भी जो लिच्छवी थे वो सबसे प्रमुख थे। लिच्छवी कुल सबसे ज़्यादा ताकतवर था इन 8 में से। और उसका एक मुखिया था, लिच्छवियों का एक मुखिया था, उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसका नाम था चेटक। उसका नाम क्या था, चेटक। तो देखिए कितनी बातें हमने देख ली। हमने देखा कि वज्जी जो है, महाजनपदों में वज्जी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। इम्पॉर्टेंट इस तरह से भी है कि ये रिपब्लिकन, यहाँ का सिस्टम रिपब्लिकन है, यहाँ की व्यवस्था रिपब्लिकन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। और इस गणतंत्र में कितने कुलों के लोग शासन कर रहे हैं एक साथ, 8। उन 8 में सबसे प्रभावी कौन है, लिच्छवी है। और लिच्छवियों का नेता कौन है, लिच्छवियों का नेता है चेटक। और इसकी राजधानी क्या है, वैशाली। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं कि 16 जो महाजनपद थे वहाँ 2 प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था थी। एक मोनार्कियल यानी कि राजशाही, और दूसरा था रिपब्लिकन, नॉन मोनार्कियल। तो जो मोनार्कियल स्टेट थे उनका एक बार नाम देख लेते हैं। मोनार्कियल स्टेट में जैसा कि हमने बता ही दिया,
मगध के अलावा कौशल, कौशल के अलावा वत्स, वत्स के अलावा अवंती। ये 4 तो हो गए पावरफुल। अब इन 4 के अलावा कुछ और भी जो थे उनका नाम देख लेते हैं, जैसे अंग, काशी, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, गांधार। तो ये जो नाम थे ये सब भी मोनार्कियल, यहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम ही था। फिर इसके बाद रिपब्लिकन में कौन से हैं? तो रिपब्लिकन में जैसा कि आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? वज्जी। वज्जी के अलावा मल्ल, मल्ल के अलावा कुरु, पांचाल, कंबोज, शाक्य, कोलिय, मौर्य। तो इसमें से शाक्य है, ये आपने पहले सुन रखा है क्योंकि गौतम बुद्ध इसी कुल से थे, शाक्य से थे। और मौर्य जो है ये यहाँ से फिर मौर्य वंश के लोगों का ओरिजिन यहाँ से देखा जा सकता है। और कुरु नाम महाभारत काल में आता है, कुरु, पांचाल भी आता है। तो इस तरह से ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे, मोनार्कियल स्टेट्स और रिपब्लिकन स्टेट्स। तो ये आपको कुछ नेम याद रखने हैं। अब हम एक बार जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी क्या थी और महाजनपद आज के वर्तमान के किस जिले के अंतर्गत उसका क्षेत्र था, ये देखना है हमको। और ये इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। लेकिन ये भी बात है कि हाँ, एक बार में इसको याद करना मुश्किल काम है। तो आप 1, 2, 3 जब भी आपका रिवीजन लगे तो इसको बार बार देखिए, ये आपको लगभग याद हो जाएगा। तो देखिए, जो अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद, इसकी कैपिटल थी चंपा या चंपा नगरी। और ये जो अंग है आज के बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आसपास वाला जो एरिया है, मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ से इसको रिलेट किया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला है मगध। मगध, तो मगध आज के समय का जो पटना है, गया है और नालंदा है। तो बिहार के ये जो स्थान है यहाँ से इसको रिलेट किया जा सकता है। और इसका कैपिटल का जो नाम है समय समय पे चेंज होता रहा है। जैसे गिरिव्रज था, राजगृह भी रहा, राजगीर बिंबिसार के टाइम पे, उदयन के टाइम पे पाटलिपुत्र, हाँ, और शिशुनाग के टाइम पे वैशाली, कालाशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र। ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने बोली ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हम जब डायनेस्टी देखेंगे तब भी ये दोबारा से नाम आएगा। तो मगध के लिए इतनी राजधानियाँ रही हैं, गिरिव्रज, राजगीर, इसके अलावा पाटलिपुत्र रहा है, वैशाली रहा है, फिर से वापस से पाटलिपुत्र बना कालाशोक के टाइम पे, इस तरह से। फिर अगला है वज्जी। तो वज्जी जो है इसको आज के टाइम के मुजफ्फरनगर और वैशाली, बिहार के मुजफ्फरनगर और वैशाली से इसको रिलेट किया जा सकता है। और इसका जो कैपिटल था विदेह या मिथिला, वैशाली, ये इसके कैपिटल में आते हैं। फिर इसके बाद अगला जो नाम है वो है मल्ल। और मल्ल आज का जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर है और सिद्धार्थनगर है यूपी में। तो ये यूपी के इतने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको रिलेट किया जाता है मल्ल के साथ। और इसका जो कैपिटल था कुशीनारा या पावा। फिर इसके बाद कुशीनारा और पावा, इसके बाद फिर है काशी। तो काशी को आज के वाराणसी से, यूपी में, इसके साथ रिलेट किया जा सकता है और इसका कैपिटल भी वाराणसी था। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसे नई बात नहीं आपको दिखी। फिर इसके बाद देखेंगे कौशल। तो कौशल जो है आज का जो फैजाबाद है यूपी का जो गोंडा वाला रीजन है, बहराइच वाला जो रीजन है, ये इससे रिलेट किया जा सकता है कौशल को। कौशल का एरिया आज के इस एरिया में ही था। और इसमें नॉर्थ कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। और साउथ जो कौशल था उसकी राजधानी थी साकेत या अयोध्या। तो ये आपको एक श्रावस्ती याद रखना है, एक अयोध्या याद रखना है, साकेत। फिर इसके बाद अगला महाजनपद ले लेते हैं। तो नेक्स्ट है वत्स। तो वत्स के लिए राजधानी हो जाएगी इसकी जो कौशाम्बी है। और आज का जो इलाहाबाद है और मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर को वत्स वाला क्षेत्र आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चेदी। चेदी आज का जो बुंदेलखंड का एरिया है,
बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी के अंतर्गत आता है, तो उस समय के चेदी के अंतर्गत। और शक्तिमती या सोथीवती ये इसकी राजधानी थी। फिर अगला है कुरु वंश, आपने सुना होगा। तो कुरु जो है ये हरियाणा और दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वो इस कुरु के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी थी आज की दिल्ली, और उस समय बोला जाता था इंद्रप्रस्थ। उस समय इसको बोलते थे इंद्रप्रस्थ। फिर इसके बाद अगला है पांचाली, आपने सुना होगा। तो पांचाल आज का वर्तमान समय का जो यूपी का रुहेलखंड वाला एरिया है उसको कहा जाता था पंचाल। और इसकी राजधानी थी, इसको दो पार्ट में, नॉर्थ पंचाल, साउथ पंचाल। तो नॉर्थ पंचाल के लिए था अहिछत्र और साउथ पंचाल के लिए था काम्पिल्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सूरसेन। तो सूरसेन जो है ब्रजमंडल वाला जो एरिया है, जो ब्रज वाला एरिया है वो इसके अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी थी मथुरा। ब्रज और मथुरा पास पास। फिर इसके बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पे तो टेबल वाइज दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद तभी होगा जब आप मैप में, ऊपर जो मैंने मैप आपको दिखाया था यहाँ, जब आप इस मैप के साथ ही इसको साथ में पढ़ें, तो मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो ही आपको याद हो पाएगा। और क्योंकि इसका एंशिएंट हिस्ट्री में बार बार कहीं ना कहीं नाम आ ही जाता है, तो इसलिए एक बार आप मैपिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं मत्स्य। तो मत्स्य जो है ये इधर हम लोग कहाँ चले गए, राजस्थान साइड। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया। तो ये सब राजस्थान के जो एरिया थे इन्हीं को मिला करके बनता था तब का मत्स्य, और इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। फिर इसके बाद अवंती। तो ये अवंती है मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है वो था अवंती, और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और माहिष्मती। नॉर्थ अवंती के लिए उज्जैनी था और साउथ के लिए माहिष्मती। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अस्मक। तो अस्मक जो है ये नर्मदा और गोदावरी के बीच में था, ये इम्पॉर्टेंट है। अस्मक नर्मदा और गोदावरी के बीच में, और पोटना या पाटली इसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर इसके बाद अगला है गांधार। तो अब ये हम वर्तमान समय के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ से इसको समझ सकते हैं। वहाँ वाला जो एरिया है वो गांधार में आता था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो ये रावलपिंडी वर्तमान जो पाकिस्तान में है वहाँ इसकी राजधानी थी, और पुष्कलवती ये इसकी राजधानियाँ थी। फिर इसके बाद अगला नाम है कंबोज। तो कंबोज जो है पाकिस्तान का हाजरा ज़िला है, वहाँ पे ये आता है, और इसकी राजधानी के बारे में कुछ निश्चित जानकारी नहीं है। तो ये भाई 16 जो जनपद थे, ये उनका मैंने एक बार नाम और आज के किस क्षेत्र से संबंधित है वो आपको बता दिया। अब इनमें से ये एक बार में याद तो नहीं होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके जब 2-3 बार इसको आप देखेंगे तब ये याद हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं वो समय कौन सा है, 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC के बाद वाला टाइम। तो इसके बाद वाला जो टाइम है, ये जो हमने 4 किंगडम आपको बताया, जो 4 किंगडम बताया, यानी कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती, इनके ही स्ट्रगल का पूरा ये टाइम है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इनके बीच में युद्ध शुरू हुआ, तो अगले कई शताब्दियों तक ये युद्ध चलता ही रहा। अल्टीमेटली जो मगध था वो इसमें से सबसे सुप्रीम विक्टोरियस बन के निकला। अब हमको ये देखना है कि ऐसी क्या खास बात थी कि मगध ही इनमें से विजेता निकला, बाकियों को इसने सबको अपने अधिकार में कर लिया। तो उसके कारणों की अगर बात करें तो 3 बातें यहाँ पे समझी जा सकती हैं। बात नंबर 1, आयरन डिपॉजिट। पहला कारण क्या था, आयरन, लोहे की खदानें। दूसरा था अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, और तीसरा था युद्ध में हाथी का प्रयोग।
3 बातें थी जिसने मगध को बाकियों की तुलना में कहना चाहिए कि अविजेय, है ना, अजेय बना दिया था। तो पहला कारण तो ये था कि इनके पास लोहे की जो खदानें थी वो इनके पास, उसका इसके पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से लोहे का प्रयोग कहाँ होगा? लोहे का प्रयोग होगा वेपन्स बनाने में, युद्ध के हथियार बनाने में। तो जिस सरलता से इनको ये मिनरल्स अवेलेबल है, बाकी के जो जनपद हैं उनको उस तरह से उपलब्ध नहीं थे। पहला कारण यही हुआ। फिर दूसरा, जो गंगा का मैदान था, गंगा यमुना का जो मैदान था, वहाँ के जंगलों को साफ करके जो इनको ज़मीन मिली थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो इतनी फर्टाइल ज़मीन होने की वजह से इनके पास खाने की कोई कमी नहीं थी। तो यदि किसी विरोधी सेना ने इनको घेर भी लिया, घेराबंदी भी कर ली, तो भी इनके पास अनाज का इतना उत्पादन है कि इनको बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरी बात, इन्होंने एलिफेंट का यूज़ करना स्टार्ट किया, घोड़ों का, रथों का उपयोग करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से हाथी का प्रयोग करने की वजह से, हाथी, क्योंकि इनके जहाँ पे ये क्षेत्र था उस जंगल में हाथियों की कोई कमी नहीं थी, तो हाथियों का प्रयोग करने के कारण ये बाकी जो विरोधी सेना थे उस पर भारी पड़ते थे। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, और भी कई कारण हैं, 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से मगध जो है बाकी सभी जनपद थे उन जनपदों को अपने नियंत्रण में ले लिया और एक साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो अब देखिए, जो मगध साम्राज्य है उसकी एक आउटलाइन देख लेते हैं और इसी आउटलाइन पे फिर हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 नाम आपको दिमाग में बिठा लेने हैं, 3 वंश। तो पहला है हर्यंक। पहला क्या है? हर्यंक। फिर दूसरा है शिशुनाग। दूसरे वंश का नाम क्या है? शिशुनाग। फिर अगला है नंद वंश। अगला कौन सा है? नंद वंश। और नंद वंश के बाद फिर आएगा मौर्य वंश। फिर आएगा मौर्य। तो इसके टाइम तक, मौर्य के टाइम तक काफ़ी क्षेत्र विस्तार हो जाएगा। नंद के टाइम पे भी काफ़ी क्षेत्र विस्तार होगा। तो ये यहाँ से कड़ी इस तरह से जुड़ रही है, ये इस तरीके से। अब हर्यंक जो वंश था उसमें 3 शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो पहला शासक कौन है? पहला शासक है बिंबिसार। दूसरा शासक कौन है? अजातशत्रु। और तीसरा शासक महत्वपूर्ण कौन है? उदयन। ध्यान रखिएगा, उदयन है। एक उदयन भी एक शासक है, वो दूसरा है, हम अभी उदयन की बात कर रहे हैं। तो हर्यंक डायनेस्टी में 3 आपको रूलर्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। फिर शिशुनाग में आपको और भी हैं, वीक रूलर्स हैं, लेकिन उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 नाम इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी में 2 नाम याद रखने हैं। एक है शिशुनाग और दूसरा है कालाशोक। तो ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट नाम। फिर इसके बाद नंद डायनेस्टी में 2 रूलर्स का नाम इंपॉर्टेंट है। एक महापद्मानंद और दूसरा है घनानंद या धनानंद। दूसरा क्या है? घनानंद या धनानंद। एक महापद्मानंद हो गया और दूसरा घनानंद या धनानंद। तो इस तरीके से आपको ये जो फ्लो चार्ट है इस तरीके से याद होना चाहिए। पहले हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। फिर हर्यंक में बिंदुसार, अजातशत्रु और उसके बाद उदयन। 3 इसमें नाम हो गए। फिर शिशुनाग में 2 आपको याद रखने हैं, एक शिशुनाग ही हो गया और दूसरा कालाशोक हो गया। फिर इसमें 2 नाम याद रखने हैं, इसमें एक है महापद्मानंद और धनानंद। और फिर धनानंद के बाद फिर आएगा मौर्य डायनेस्टी। तो आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा, आज हो सकता है क्लास थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा की रहे। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, मौर्य के पहले पहले ये जितने भी रूलर्स हैं इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करने वाले हैं। इसके अलावा जब धनानंद का टाइम था तो उस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेजन हुए और उसके पहले भी जो हुए उनको भी देखने वाले हैं। तो आज हम मेनली 2 बातें करने वाले हैं, एक मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के बाद ये भी बात हमें करनी है कि जो आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, तो उसमें उसके क्या प्रभाव थे और किन लोगों ने आक्रमण किए और उससे संबंधित और भी फैक्ट्स।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हरियंग डायनेस्टी से। हरियंग डायनेस्टी से तो देखिए हरियंग डायनेस्टी में एक तो आप डेट देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। 544 बीसी से 412 बीसी तक है। देखिए डेट हो सकता है किसी दूसरी बुक में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता इन डेट्स की नहीं है। केवल एक ही डेट प्रामाणिक है और वो है 426 बीसी। ये वो डेट है जबकि अलेक्जेंडर ने अटैक किया, तो ये तो ऑथेंटिक है। लेकिन बाकी ये जो है 544 से 412 हमने यहाँ दिखा रखा है, ये उतना ऑथेंटिक नहीं है। और जितनी भी ये डेट्स हैं इनको इसी की हेल्प से ही निकाला गया है। ये जो डेट है 426 वाली, इसी की हेल्प से ये वाली डेट निकाली गई। जैसे आपके लाइफ में कोई ऐसा टाइम होता है कि भाई आपको अगर याद करना है कि भाई उस दिन कौन सा दिन था, तो फिर आप ऐसे याद करोगे कि अच्छा उस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट इस दिन आया था, रिजल्ट कितना 4 दिन पहले हम लोग वहाँ गए थे, इस तरह से। तो ये एक रिलेट करने का तरीका है, वही तरीका यहाँ भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जब दूसरे सोर्सेज अवेलेबल ना हो और फिर बाकी जो और एविडेंस होते हैं उसके साथ क्रॉस चेकिंग की जाती है, तब जाके कंफर्मेशन होता है। तो मैंने एक यहाँ पे मोटा मोटा एक आइडिया लगाने के लिए एक डेट यहाँ पे लिखी दी है। तो 544 से 412 हरियंग के लिए आपको याद रखना है। अब हमने देखा था कि इसके 3 रूलर्स की हम बात करने वाले हैं, तो उनमें से सबसे पहले बात करते हैं बिम्बिसार की। तो बिम्बिसार का इस जो ये डायनेस्टी का पीरियड था, इस डायनेस्टी में इसका जो टाइम पीरियड था वो ये था 544 से 492 बीसी। तो देखिए बिम्बिसार जो है, बिम्बिसार को श्रोणिक भी कहा जाता था, एक नाम इसका और क्या हो गया, श्रोणिक। फिर बिम्बिसार की कैपिटल, पहला मैं कहूँ कि भाई फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो यही होगा कि फाउंडर है, ये इस डायनेस्टी का फाउंडर है। फिर दूसरा इसकी कैपिटल कहाँ थी, तो गिरिव्रज में थी या राजगीर। इसकी कैपिटल क्या थी, गिरिव्रज या राजगीर। और तीसरा फैक्ट, इसकी अचीवमेंट क्या थी, तो अचीवमेंट ये थी कि इसने अंग नाम आया था अभी 16 महाजनपदों में, जो अंग महाजनपद था उसको इसने जीत लिया था। ये मगध के पूर्व में ही स्थित था। आप देख लीजिए यहाँ मैप में अंग कहाँ है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये रहा मगध। और मगध ने किसको कैप्चर कर लिया, सबसे पहले अंग को कर लिया, ये इसको कैप्चर कर लिया। तो हम लोग बिम्बिसार की बात कर रहे हैं। बिम्बिसार में एक बात तो क्या हो गई कि भाई फाउंडर है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी गिरिव्रज या राजगीर। फिर इसके बाद तीसरी बात कि इसने अंग जनपद को कैप्चर कर लिया। और इसके बाद इसने वैवाहिक संबंध बनाने स्टार्ट किए। यानी कि जो शासक इसको लगता है कि इससे खतरा हो सकता है, तो उसी के साथ वैवाहिक संबंध बना लेना, जिससे कि वो अपना क्या बन जाए, रिश्तेदार बन जाए। तो रिश्तेदार बन जाएगा तो अब उससे फिर खतरा नहीं रहेगा युद्ध का। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, ये एक तरीका हुआ करता था डिप्लोमेसी का, कि वैवाहिक संबंध, कई रानियां हुआ करती थी। तो इससे ये होता था कि भाई उस राज्य से खतरा फिर खत्म हो जाता था, क्योंकि वहाँ से तो अब क्या हो गए, अब तो वहाँ रिश्तेदारी हो गई। तो यही बात इसने भी, यही डिप्लोमेसी का तरीका इसने भी यूज़ किया था। तो उसकी 3 पत्नियों का नाम आता है, 3 पत्नियों का नाम आता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहली पत्नी एक है महाकौशला, एक नाम है महाकौशला या कौशल देवी भी इसको कहते हैं। तो ये कहाँ से थी, ये थी कौशल के नरेश की बेटी, कौशल से थी, इसलिए इनका नाम क्या है, कौशल देवी या महाकौशला। और उस समय पे उनका भाई कौन था, प्रसेनजीत। तो ये प्रसेनजीत की कौन है, सिस्टर है। और इस विवाह से बिम्बिसार को क्या मिला, बिम्बिसार को इस विवाह से दहेज में काशी मिल गई। दहेज में क्या मिल गई, काशी। फिर इसके बाद दूसरा नाम इसका जुड़ता है चेलना के साथ, यानी इसकी अगली जो रानी थी वो कौन थी, चेलना।
और चेलेना के कहाँ से संबंधित हैं? तो चेलेना है लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी की राजकुमारी हैं ये, वैशाली से आई हैं। और इसी से पुत्र होता है अजातशत्रु। अब इसी से पुत्र होता है कौन? अजातशत्रु। ये फिर इसके बाद एक रानी का और नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है और वो है खेमा। एक रानी और कौन है? खेमा। तो ये रानी नंबर 1, ये रानी नंबर 2 और ये रानी नंबर 3। ठीक है। तो खेमा जो है ये कहाँ से हैं? तो ये पंजाब के मद्र कुल के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनकी ये बेटी है। ठीक। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। महाकौशला कहाँ से आई? कौशल से आई। चेलेना कहाँ से आई? लिच्छवी से आई। और खेमा कहाँ से आई? पंजाब से आई। ठीक। और एक ये बात इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? चेलेना का पुत्र था। फिर इनसे संबंधित एक और तथ्य है कि इन्होंने जीवक, जो कि इनका रॉयल फिजिशियन था, राज वैद्य था जीवक, उसको इन्होंने भेजा था कहाँ? उज्जैन। किसके लिए? कि अवंती के जो शासक प्रद्योत थे वो बीमार पड़ गए थे। उनको क्या हो गया था? उनको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था। तो उनके लिए इन्होंने जीवक भेजा था, ऐसा वर्णन आता है। इसके अलावा इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सेनीय, क्योंकि ये अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बाद, लेटर वैदिक पीरियड के बाद ये पहला रूलर देख रहे हैं जिसके पास क्या है? रेगुलर आर्मी है। क्योंकि इसके पहले क्या होता था? रेगुलर आर्मी नहीं रहती थी। वो कबीला होता था, कबीले का एक राजा होता था, राजा जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को लेकर के हमला किया करता था। तो वहाँ पे रेगुलर आर्मी नहीं थी। अब ये यहाँ से रेगुलर आर्मी की शुरुआत हो जा रही है। तो भाई ये हमने तथ्य देख लिए किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार के बारे में कौन कौन से तथ्य देखिए, फटाफट इसको एक बार समराइज करते हैं। फाउंडर है ये अपने हरियंग डायनेस्टी का। दूसरी बात, हरियंग डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो क्या? राजगीर है। और अंग देश को इसने जीत लिया था। उसके बाद इसने वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए। 3 रानियों के नाम आते हैं, महाकौशला, चेलेना, खेमा। चेलेना से इसका पुत्र होता है अजातशत्रु, जो कि अगला शासक बनेगा। जीवक को इन्होंने उज्जैन के शासक अवंती राजा प्रद्योत के पास भेजा था जॉन्डिस हो जाने पे, और इसके पास रेगुलर आर्मी थी, इसलिए इसको सेनीय कहा जाता है, सेनीय। अब इसके बाद अगला नाम आता है अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु के लिए एक और नाम का प्रयोग किया जाता है, कुणिक। इसका नाम क्या है? कुणिक। और इनका टाइम पीरियड क्या था? तो 492 से 460 BC, 492 से 460 BC, लगभग 30-32 साल हो गए। काफ़ी बड़ा समय है इनके पास। तो देखिए, पहला जो तथ्य है वो ये है कि भाई इसकी राजधानी क्या हो गई है? पाटलीग्राम। इसकी राजधानी क्या हो गई? राजगीर थी पहले, अब कहाँ आ गए ये लोग? राजधानी थोड़ा शिफ्ट किए, पाटलीग्राम। दूसरी बात जो है, ये पैरिसाइडल पर्सन था, मतलब इसने अपने पिता की हत्या की थी, पितृ हत्यारा है ये। और उसके बाद इसने फिर राजगद्दी इसको मिली थी। तीसरी बात, इसने पिता की तुलना में, पिता तो कैसे थे कि पिता संबंध, रिश्तेदारी बना लिया करते थे और युद्ध की आशंका को टाल देते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने एग्रेसिव पॉलिसी यूज़ की, आक्रामक नीति थी इसकी। इसने काशी पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया और अपने जो पुराने रिश्तेदारी थी उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इसने प्रसेनजीत, जो कि उसके मामा हुए, तो उन्हीं पे आक्रमण कर दिया। और कौशल के साथ इसका, कौशल राज के साथ युद्ध हुआ और फाइनली उसको उनकी अपनी बेटी का विवाह करना पड़ा जबरन अजातशत्रु के साथ। फिर इसके बाद वज्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके कार्यकाल की, वज्जी। तो वज्जी जो था, वज्जी संघ जो था, वज्जी जो संघ था, ये जहाँ के लिच्छवी शासक थे, पहले भी नाम आ चुका है, इसके साथ लंबे समय से इसकी नज़र वज्जी में बनी हुई थी। और 16 साल इंतजार करने के बाद, 16 साल तक ये सिलसिला चलता रहा कि किसी तरह से वज्जी को हथिया लिया जाए।
16 साल के बाद फाइनली धोखा दे करके, और वज्जी के जो लोग थे, वज्जी में क्योंकि गणतंत्र प्रणाली थी तो वहाँ के लोगों के बीच में उनको आपस में लड़ा करके, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करके, इस तरह से वज्जी को इसने जीता था। तो वज्जी को जीतने के पीछे 3 कारक देखे जा सकते हैं। क्या है? एक तो था इसके 2 चालाक मंत्री, सुनिध और वात्स्यकर। ये जो थे कूटनीतिक मंत्री जो थे, ये जा करके मिला करते थे वज्जी के जो अधिकारी लोग थे, जो उसके नेता लोग थे, और उनको आपस में भिड़ाने का काम करते थे। आप भारत एक खोज करके दूरदर्शन का धारावाहिक सीरियल बनाया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक के ऊपर ये आधारित है। यूट्यूब में इसके लगभग 48 से 50 वीडियो, यानी सारे वीडियो लगभग पड़े हुए हैं, जिसमें पूरा इतिहास 30-40 मिनट के वीडियो, एक वीडियो रहता है 30-40 मिनट के वीडियो में पूरा मतलब 48 वीडियो इस तरह से बनाए गए हैं, और उसमें पूरा इतिहास लगभग थोड़ा थोड़ा करके दिखाया गया है। तो उसमें शायद वीडियो नंबर 5 या 6 होगा जिसमें ये जो वज्जी वाली बात है, कहानी है, वो उसमें दिखाई गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा कारण, पहला कारण तो ये हो गया चालाक मंत्री जो जा करके वहाँ पे वैमनस्य पैदा करेंगे, और दूसरा था इनके पास विशेष हथियार थे। विशेष हथियार में एक तो हो गया रथ मूसल। एक हथियार क्या था? रथ मूसल। तो ये जो है रथ मूसल को आप कुछ कुछ इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि भाई रथ का जो पहिया है उसमें देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये चीटिंग हो रही ना, ये जैसे रेसलिंग होती है तो उसमें रेसलिंग के पहले चेक करते हैं कि भाई आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना धातु वगैरह की कि आप सामने वाले पे अटैक कर दो। तो यहाँ भी ऐसे चेकिंग होनी चाहिए थी, लेकिन शायद नहीं हुई। तो ये देखिए इन्होंने ये इस तरीके से हथियार का प्रयोग किया। तो इससे क्या होगा, इसके लगे होने से भाई लोहे की कमी तो है नहीं इनके पास, ठीक है, खूब लोहा है इनके पास, तो हर रथ में ऐसे लगा दो, और भी इसको साइज बड़ा करके भी लगाया जा सकता है। तो भाई इससे क्या होगा, सामने वाली सेना का कोई भी इनके रथ के आसपास जा ही नहीं पाएगा। फिर तो एक तो ये भी कारण था। फिर आप एक ये देख रहे हैं, ये आपने अक्सर मूवी वगैरह में देखा होगा, और उसमें बाहुबली में भी शायद दिखाया था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस एक प्रहार करना है और इस रस्सी को काट देना है। रस्सी को काटते ही पत्थर बहुत तेज़ी से कहाँ जाएगा, सामने वाली सेना के ऊपर जाके गिरेगा। तो ये इनके पास टेक्नोलॉजी थी उस समय की, जिस वजह से ये बाकियों पे भारी पड़ जाते थे। तो इसके लिए नाम क्या प्रयोग किया गया, जिसमें शिला रखी हुई है, पत्थर रखा हुआ बड़ा सा, इसको कहा गया महाशिलाकंटक। ये क्या था? महाशिलाकंटक। तो ये रथ मूसल, महाशिलाकंटक, ये 2 हथियार थे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सुपीरियर साबित होते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके काशी, वैशाली, वज्जी का यानी कैपिटल, इसको मगध साम्राज्य में जोड़ दिया गया, और मगध का जो साम्राज्य ऊपर मैप में आपने देखा उसका विस्तार हो गया, उसका एरिया बढ़ गया। और महावंश जो साहित्य है उसके अनुसार, बौद्ध साहित्य है उसके अनुसार, अजातशत्रु ने चैत्य बनवाए थे। चैत्य क्या होता है? ये बौद्धों का मंदिर होता है, पाटलिग्राम में के आसपास बनवाए थे। और अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, इतना सब कुछ आपने देखा, उसके बाद अजातशत्रु जो हैं, कहते हैं ना कि बिल्ली चूहे खा के हज को चली, ऐसा कहते हैं ना, वही वाली बात है कि भाई सारा युद्ध उत्पात सब कुछ मचाया, उसके बाद फिर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कर रहे हैं, यानी कि अब पापों को काटना भी तो है ना। तो ये देखिए अच्छे काम भी किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अजातशत्रु ने जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसको संरक्षण प्रदान किया था, उसके स्पॉन्सर्स बने थे ये। तो ये थी बात अजातशत्रु की। अब अजातशत्रु ने एक परंपरा शुरू कर दी है। अब आगे के सभी शासक कैसे होंगे? पितृ हत्यारे ही होंगे। अब ये सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब अजातशत्रु का पुत्र देखेगा उसका पिता अपने पिता की हत्या कर रहा है, तो फिर उसके मन में भी ऐसी भावना आएगी कि भाई ये है ना, कहते हैं ना टिट फॉर टैट। तो अब उदयन जो है, उदयन अगले शासक बनते हैं, और ये इन्होंने पाटलिपुत्र से रूल करना स्टार्ट किया। और इसके बाद भी कुछ शासकों का नाम आता है, जैसे अनिरुद्ध हो गया, एक मुंड हो गया,
और एक नागदासक। तो ये कुछ और रूलर्स हैं बाद वाले, जो मैंने कहा थे वीक रूलर्स थे, ये सारे के सारे वीक थे और ये सारे के सारे पैरिसाइडल थे, यानी पितृ हत्यारे थे। तो इनमें से जो दासक था अंतिम वाला, ये बिल्कुल भी मतलब योग्य नहीं था शासन करने के लिए, तो इसलिए लोगों ने इसको हटा दिया और इसके बाद अगला शासक बनता है शिशुनाग। शिशुनाग जो कि मंत्री था वही बन जाता है शासक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो देखिए इसके पहले हरयंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था, उसमें 544 से 412 था और यहाँ 412 से 344 है ना। तो याद करने में थोड़ा दिक्कत आपको नहीं होगी, 44 यहाँ फिर से आ गया। तो देखिए शिशुनाग डायनेस्टी की बात करते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग ही फाउंडर है और इसकी जो कैपिटल थी, कहाँ से इसने रूल करना स्टार्ट किया, तो इसको वैशाली का क्षेत्र पसंद था, इसने वैशाली से रूल करना स्टार्ट किया। और इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है अवंती का विनाश, वो है अवंती का विनाश, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन। तो जैसे हमने ऊपर देखा हमने ऊपर देखा कि जो अजातशत्रु था, इसकी नज़र कहाँ बनी हुई थी, इसकी नज़र लगातार वज्जी में बनी हुई थी। इसकी नज़रों में कौन सा क्षेत्र खटक रहा था, वज्जी। तो जिस तरह से इसकी नज़रों में वज्जी खटक रहा था, उसी तरह से शिशुनाग की नज़रों में क्या खटक रहा था, अवंती। और अवंती मगध जैसा ही ताकतवर जनपद था। तो ये जो इनका पिछले 100 सालों से एक दूसरे के साथ इनका कंपटीशन चल रहा था, अंततः इसको कौन जीत जाता है, अंततः इसको मगध जीतता है और मगध के अंतर्गत आ जाता है अवंती। तो इस तरह से शिशुनाग के टाइम पे जो मगध का साम्राज्य है उसका काफ़ी विस्तार हो जाता है। और इसके बाद इसका पुत्र आता है, उसका नाम था कालाशोक, या इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। इसका नाम ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, पहले वाले के लिए क्या हो गया, अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, और कालाशोक के बाद फिर कौन आएगा, फिर अशोक आएगा। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति का इसने आयोजन करवाया था, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें एक बौद्ध साहित्य है महाबोधि वंश। तो महाबोधि वंश में कुछ नाम आते हैं, है ना। हालांकि कहा तो ऐसा जाता है कि कालाशोक के जो है तो 10 पुत्र थे, ये भी कहा जाता है। और महाबोधि वंश में काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे भद्रसेन हो गया, हाँ, कुरंडवर्ण हो गया, मंगूरा हो गया और सरवान जहाँ हो गया, इसके बाद जालिक हो गया, उभक हो गया, संजय हो गया, कोरव्या हो गया, नंदीवर्धन हो गया, पंचमक हो गया, ये सब। तो इसमें से पुराणों में एक नाम आता है नंदीवर्धन, तो बहुत सारे मैंने नाम बोले, इसमें से जो आपको याद रखना है वो नंदीवर्धन याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसका नाम और भी दूसरे सोर्स में आ रहा है। तो जो नंदीवर्धन है संभवतः यही था अंतिम शासक था। और जो नंदीवर्धन था, इसकी एक अवैध संतान थी, इलिजिटिमेट सन था, जिसका नाम बाद में पड़ेगा महापद्मानंद, और इसकी माँ थी शूद्र। तो अब तक क्षत्रिय हम लोग देख रहे थे, और अब जो अगला शासक आएगा वो शूद्र होगा, और वो आते ही सभी क्षत्रियों का अंत कर देगा उस क्षेत्र में, उस समय उस काल के जो क्षत्रिय शासक थे उस सबको हरा देगा, और मगध साम्राज्य का विस्तार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो महापद्मानंद जो है, इसका ये नाम कैसे है, इसके पीछे भी एक बात कही जाती है कि भाई जैसे आप हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, फिर उसके बाद 10 अरब, खरब, फिर शंख, नील, पद्म तक की बात, मतलब पद्म तक का हमारा ये सीक्वेंस जाता है। तो इसके पास बहुत पैसे थे, इसके पास कहते हैं क्योंकि इसके पास पद्मों रुपीस का वेल्थ था, है ना, प्रॉपर्टी थी, है ना, इतना पैसा था, तो इसीलिए इसका नाम महापद्मानंद पड़ा। तो ये इसका थोड़ा सा इसके नाम के पीछे का एक बात कही जाती है।
तो अब जो है, अब तक के जितने शासक हुए हैं, अब तक के जितने भी शासक हुए हैं, उसमें से ये सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अब तक जितने भी शासक हुए उसमें सबसे, पैसा ही बहुत है इसके पास, पैसा ही बहुत है। मतलब उस समय पे भी अगर इस ऐसा कहा जाता है कि इसके पास जितना धन था यदि उसको बांट दिया जाए, ये वही समय था जब भारत सोने की चिड़िया था। ये वही समय है जब भारत सोने की चिड़िया था वास्तव में। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके पास जितना भी धन था उसको यदि विभाजित कर दिया जाए सभी जनता में, जैसे मान के चलिए भारत की अभी जो जीडीपी है, जो भारत के पास पूरा कुल संपत्ति को अगर सभी लोगों में बांटा जाए तो उससे एक प्रति व्यक्ति कितना पैसा आएगा। तो आज का तो छोड़े, हम उस समय की बात करें, उस समय इतना पैसा आ रहा था कि हर व्यक्ति पर्याप्त धनवान हो जाए। तो महापद्मनन, क्योंकि इतना धन अपार संपत्ति है तो फिर ताकत भी होगी। और इसने कहाँ से रूल करना स्टार्ट किया है? पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से। और पूरे उत्तर भारत को इसने अपने अधिकार में ले लिया। और इसके लिए मैंने जैसे कहा कि ये क्षत्रिय पुत्र तो है, लेकिन माँ इसकी क्या थी? शूद्र थी, दासी रही होगी संभवतः। तो इसको क्योंकि इसने उस समय के सभी क्षत्रियों को अपने अंतर्गत अपने अधिकार में ले लिया था, इसलिए इसको क्या कहा गया? सर्वक्षत्रांतक, सर्वक्षत्रांतक, यानी अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय, सभी क्षत्रियों को उखाड़ देने वाला। ऐसा कहाँ कहा गया है? पुराणों में कहा गया है। ये जो बात बोली जा रही है सर्वक्षत्रांतक वाली, ये बात कहाँ से दी जा रही है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है पुराण। और एक नाम इसका और आता है उग्रसेन। उग्र का मतलब होता है विशाल, उग्र का मतलब होता है विशाल, और सेन का मतलब होता है सेना। यानी कि पाली साहित्यों में ये बात आती है कि इसके पास बहुत विशाल सेना थी, इसीलिए इसका नाम उग्रसेन पड़ा। तो दो नाम हमने देख लिए, और दोनों नाम का पीछे क्या सोर्स है वो सोर्स भी हमने बता दिया। इसके अलावा इसके लिए महापद्म एक राट करके भी शब्द आता है, यानी कि एकमात्र सत्ता। एकमात्र, एक राट का मतलब होता है विराट जैसे होता है, तो एक राट, एक राट क्या है? एकमात्र सत्ता। तो इसको कई बार प्रथम साम्राज्य संस्थापक भी कहा जाता है। देखिए अभी तक सब लोग राज्य बना रहे हैं, ये साम्राज्य बना रहा है ना। कई राज्यों को इसमें, कई राज्य इसमें जीते हुए हैं, और बहुत विशाल क्षेत्र में है, क्षेत्र इसका काफ़ी विशाल है, इसलिए इसको कहा जाता है कि फर्स्ट एम्पायर बिल्डर था इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट एम्पायर। पहली बार यहाँ से साम्राज्य की बात आती है। फिर कहते हैं कि इसके 8 पुत्र थे, और उसमें से सबसे अंतिम पुत्र था धनानंद, उसमें से सबसे अंतिम था धनानंद। तो जो धनानंद है, धनानंद के लिए बाकी जो दूसरे ऐतिहासिक स्रोत हैं उसमें क्या बात आती है? तो ग्रीक जो साहित्य है, ग्रीक साहित्य, उसमें एग्रेम नाम आता है, एग्रेम या जैंड्रेम। तो ये माना जाता है कि संभवतः ये शब्द जो आता है ग्रीक स्रोतों में, ग्रीक साहित्य में, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? धनानंद के लिए ही प्रयोग किया गया है, ऐसा माना जाता है। और ये अंतिम शासक था नंद वंश का। इसके बाद कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश आएगा। उसकी भूमिका कहाँ से बनती है? उसकी भूमिका बनती है अलेक्जेंडर के आक्रमण से। सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर जब आक्रमण करेगा तो नंद तक तो नहीं पहुँचता है वो, है ना। नंद साम्राज्य उस समय इतना ताकतवर था कि वहाँ तक तो ये नहीं पहुँच पाता है अलेक्जेंडर। लेकिन नंद साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में, ये इंडिया है, और इंडिया में हम मान के चलें कि अगर यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है मगध साम्राज्य, तो यहाँ पे छोटे 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 और राज्य हैं उत्तर पश्चिम में। इन छोटे छोटे शासकों को अलेक्जेंडर ने हराया था। सिकंदर ने उन छोटे मोटे शासकों को हराया था। अभी हंक जो है, बाहुबली को तो उसने टच ही नहीं किया था, बाहुबली तक तो पहुँच ही नहीं पाया था। बाहुबली की तो बातों से ही उसके सैनिक डर गए थे कि भाई इतनी विशाल सेना है कि वो नदियों को पी करके सुखा दे, है ना, इतनी विशाल सेना। सैनिकों ने कहा भाई उनसे नहीं लड़ना अपने को। तो इस टाइम पे
भूमिका मौर्य वंश की यहीं से स्टार्ट होती है कि अलेक्जेंडर जब आएगा और इन छोटे मोटे शासकों को जीत करके चला जाएगा, तब भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके विचार में आता है कि भाई ऐसे तो कोई भी आके हमको जीत लेगा, यूनिटी हमारे अंदर है नहीं, तो ज़रूरत है कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा जाए। और इन राजनीतिज्ञों में प्रमुख राजनीतिज्ञ कौन है? चाणक्य। इन सब बातों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो तैयार कर रहे हैं एक राष्ट्र नायक, और वो राष्ट्र नायक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा? उनका टाइम यहाँ, नंद का टाइम यहाँ ख़त्म होता है 322-21 में, और यहीं से टाइम शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, यहाँ से। यानी कि 26 में आक्रमण किया किसने? सिकंदर ने। और अगले कितने सालों में? लगभग 4 से 5 साल, सिकंदर के आक्रमण के बाद के 4 से 5 सालों में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा कर दिया एक तरह से, और एक नई प्रणाली शुरू की, एक नया साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य साम्राज्य। अब धनानंद की अभी बात करते हैं, अभी उनको इतना जल्दी नहीं समाप्त करते, धनानंद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ग्रीक राइटर जो थे कर्टियस, उनका ये मानना था, वो अपने उस स्रोतों में लिखते हैं, उनका जो साहित्य वगैरह है, वहाँ पे कहते हैं कि भाई इसके पास तो 20,000 जो है कैवलरी वाली आर्मी थी, 2 लाख की लगभग इन्फेंट्री थी, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार पैदल सैनिक, और इसके बाद 2,000 तो इसके पास रथ थे, और 3,000 हाथी थे। इतना इसका वर्णन किया गया है। और इसी विशाल सेना, यही एक कारण था, ये भी एक कारण था, बड़ा कारण था कि जिसने अलेक्जेंडर को रोकने पे मजबूर कर दिया। तो भाई ये जो है, यहाँ पे हम बात खत्म करते हैं किसकी? मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य में 3 जो वंश थे उनकी बात यहाँ खत्म हो रही है, हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग, और उसके बाद नंद। अब यहाँ पे